न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज एक बार फिर बात कोरोना की। दरअसल कोरोना के जो लगातार बढ़ते तादाद है कोरोना मरीजों के या कोरोना से होने वाली अमवात के, वो बिल्कुल अब बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। नाज़रीन, आपको पता होगा कि 50 लाख के पार हो गए हैं मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद जो है, और कोरोना जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद 50 लाख के पार। यानी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा केसेस के मामले में, और जो नंबर 1 पर है अमेरिका। हिंदुस्तान का और अमेरिका का फासला सिर्फ 17 लाख केसेस का रह गया है। यानी अमेरिका में अगर 67 लाख से ज्यादा केसेस हैं तो हिंदुस्तान में 50 लाख के पार ये केसेस हो गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शुरुआती दिनों में 1 लाख केसेस तक पहुंचने में हिंदुस्तान को 110 दिन लगे थे, और अब 40 लाख से 50 लाख ये मामला जब पहुंचा है महज 11 दिनों में। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत जल्द शायद अगर यही रफ्तार रही तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर हो जाएगा कोरोना इन्फेक्टेड के मामले में। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तेजी से कोरोना के मामले हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, क्या उतनी ही तेजी और उसी रफ्तार के साथ हम आप हमारी जो मकामी इंतजामिया है वो, रियासती हुकूमतें हैं वो, और जो मरकजी हुकूमत है, क्या सबके सब ने इसकी तदाबीर इख्तियार करने में उतनी ही रफ्तार दिखाई है? ये एक सवाल या निशान है, क्योंकि हर दिन लगभग अब 1 लाख के करीब मामले आ रहे हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क बन गया है जहां रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में हो रहे हैं। ऐसे में क्या तदाबीर इख्तियार की जाए? आपको पता है कि हालिया दिनों अभी जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का आगाज हुआ उससे ठीक पहले जब मेंबर पार्लियामेंट की भी, चूंकि वो उसका एक डिकोरम था कि आपको कोविड का टेस्ट कराकर ही इसमें शामिल होना है, तो 25 से ज्यादा एमपीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे यह पता चलता है कि वाकई क्या हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी क्या इतने ही ज्यादा संजीदा हैं या नहीं हैं। सवाल यह है। इस खास मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए 2 मेहमान हैं। कांग्रेस से हैं कौमी तर्जुमान भीम अफजल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, और बीजेपी से है सईद यासिर जिलानी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। बीजेपी की तर्जुमानी करेंगे यासिर साहब। सबसे पहला सवाल यासिर जिलानी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि तमाम तर दावों के बावजूद 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा या भाग जाएगा या बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा, और उसके बाद ये करना है वो करना है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे दावे बहुत सारे वादे किए गए और कई तरह की तदाबीर भी बताई गई कि ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, उसे पी लो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कहां पहुंच गए यासिर जिलानी साहब? देखिए, आप सवाल बिल्कुल आपका संजीदा है, और कोशिश हमारी सरकार ने, हमारे वजीर आजम ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, जब हमारे सामने ये मार्च के महीने में ये केस आया सामने, जब एक तरीके से एक मुल्क जो बायोलॉजिकल वॉर जिसने किया पूरे 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आ गया था। जी, वो लाइक ऑफिशियल में जो सरकार की ऑफिशियल जब से बयान आए हैं उसके तहत मैं ये भी बिल्कुल ऑफिशियल है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में रजिस्टर किया गया था। नहीं जा रहा हूँ जी। उसके बाद देखिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई, और मुख्तलिफ रियासतें जो रही हैं अलग अलग सूबों की, उन्होंने भी अच्छा काम किया मरकजी हुकूमत के साथ साथ। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्च में हमारे पास एक कोविड सेंटर हुआ करता था चेक करने के लिए, और आज की तादाद कितनी ज्यादा है मैं, आप और जो मेरे साथ कांग्रेस के लीडर बैठे हैं वो भी जानते हैं कि इस वक्त सरकार कितनी मजबूती के साथ काम कर रही। लेकिन ये सच्चाई है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं आज भारत में 50 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, जो बेहद सोचने का एक विषय है, और सरकार सोच रही है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान आपने देखे होंगे, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भी ये बात कही थी कि हम ऑलमोस्ट तीसरे चरण में हैं वैक्सीन के, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हम वैक्सीन अगले साल के शुरुआती दिनों में ही हम वैक्सीन हमारे पास होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इतने
बड़ी महामारी को, इतनी बड़ी वबा को कैसे डील किया जाए, पूरी सरकार लगी हुई है। किस तरीके से 1.25 अरब जनमानस के पास जब वैक्सीन आएगी और पहुंचाया जाए, इस पे पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी जो सरकार की का पूरा कंसंट्रेशन है वो उन्होंने लगाया हुआ है। सरकार का पूरा कंसंट्रेशन है, रियासती हुकूमतें भी अच्छा काम कर रही हैं, बयानात भी बहुत अच्छे आए हैं। अफजल साहब, क्या और कुछ बयानात की जरूरत है ताकि ये रफ्तार कम हो जाए? क्या रुख है कांग्रेस का, क्या रुख है आपका? अगर बयानात से मसला हल होता तो हुजूर वाला कोरोना भारत से खत्म हो चुका होता। बयानात तो लगातार सरकार दे रही है। मैं आपको गिनवाऊं कितने बयानात हुए हैं? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपने भी बताए जी। यानी हम लोग, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कोरोना पर ही बात की थी, शाहनवाज हुसैन साहब बैठे थे। जी बिल्कुल। आज यासिर जिलानी साहब बैठे, नौजवान हैं, बड़े धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहना चाहिए कि डिफेंस करते हैं, उसके दिफा में खड़े होते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बयानात से मसला हल होता तो कभी का हल हो जाता। आपने ताली बजवाई, आपने दिए जलवाए, आपने थालियां बजवाई और न जाने क्या क्या किया, और ऐसा माहौल पैदा किया देश के अंदर जिससे लगता था कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। प्रधानमंत्री के अंदर एक खासियत तो है कि वो तकरीरों के जरिए से लोगों को लुभा लेते हैं, और उन्होंने लुभाया। जब 500 केसेस थे तो आपने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया, और उसके बाद ये आपने देखा कि 22 मार्च को सेल्फ कर्फ्यू लगवाया गया, फिर 24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया, और 3 वीक के बाद वहां पर 14 अप्रैल को लेकर के आप देखिए कि 14 अप्रैल में फिर उसको आगे बढ़ाया गया, 15 से 3 बढ़ाया गया, 4 से 17 बढ़ाया गया, मई तक हम पहुंच गए और केसेस में कमी नहीं आई, बढ़ते चले गए। लेकिन अफजल साहब, ये सवाल ये भी उठता है कि अगर जब 500 केसेस थे और मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया तो जाहिर है उससे ब्रेक तो लगा होगा, और अगर नहीं लगाया जाता तो वो ज्यादा और तेजी से फैलता। लेकिन सवाल ये है कि क्या शुरुआती दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन के को आप खिलाफ, यानी उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, उसे सही नहीं मान रहे हैं, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि और लॉकडाउन होना चाहिए था और दिनों तक होना चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि और दिनों तक होना चाहिए था। जाहिर है इकोनॉमी जिस तरह से बर्बाद हुई है, उसके बाद इन्होंने जिस तरह से खोला है और जिस तरह से अब मसलसल खोलते चले जा रहे हैं, उससे केसेस के बढ़ने में कोई शुबा ही नहीं था, और वो शुबा हकीकत बनकर के सामने आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन के अंदर, शायद उससे पहले ही, हम लोग अमेरिका का 67 लाख का आंकड़ा जो है वो भी पार कर जाएंगे। और दूसरी बात यह कि मैं देख रहा हूं, कल हर्षवर्धन साहब पार्लियामेंट के अंदर बयान दे रहे थे, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, बड़े आर्टिकुलेट आदमी हैं, लेकिन वो कितनी ढिठाई के साथ एक जुमला उन्होंने अदा किया जी कि सरकार ने इसके फैलाव को रोकने में कामयाबी हासिल की है, बहुत अच्छा काम किया है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, आप गोल्डन जुबली कर रहे हैं बाकायदा मरीजों। तो क्या यासिर जिलानी से भी जरा पूछ लेते हैं, यासिर जिलानी साहब, हर्षवर्धन साहब ने जो कुछ कहा था, क्या यह समझा जाए कि उनके कहने का मतलब कुछ और था कि अगर हमने रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्या मतलब यह है कि रफ्तार को हमने कम किया है, वरना बहुत ज्यादा केसेस, एक दिन में 2-2 लाख केसेस आ जाते, या फिर यह कि इतने ज्यादा जब हर दिन लगभग लाख केसेस आ रहे हैं तो फिर किस तरह का यह दावा है कि हमने रफ्तार कम कर दी? यासिर जिलानी। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर, और हम लोगों ने तो इन्हें देखते हुए बड़े हुए, इनकी बातों को सुनते हुए बड़े हुए। बेहद शानदार वक्ता हैं, कांग्रेस की अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं। लेकिन आप बताइए कि जब एक देश का स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहता है कि अगर वैक्सीन आती है और जरूरत पड़ती है तो मैं अपने को पहला आदमी खुशनसीब समझूंगा कि मैं वैक्सीन का इस्तेमाल अपने बॉडी पे
पहली बार करूंगा। तो इसमें सीरियसनेस दिखाई देती है। और आपको याद होगा दिल्ली के वजीर आला ने कहा था कि 31 जुलाई को हम 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे इस दिल्ली के एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन आपने विशाल साहब, हमने और आपने कई बार बहस करा और मीम अफजल साहब ने भी कई बहस में साथ रहे हैं। और आज भी जो आंकड़ा है दिल्ली का वो 2 लाख से ज्यादा क्रॉस हुआ है। होम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर जमीन पे नीचे उतर के काम करने की शुरुआत करी, तमाम जो मशीनरी है उसको बदलाव किया गया, काम किया गया। मीम अफजल साहब भी इसको मानेंगे कि जिस तरीके से हालात थे। लेकिन यासिर जिलानी साहब, एक डेटा आप भी मानिए कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस का ग्राफ ऊपर जा रहा था, थोड़े दिनों के लिए ये नीचे आया, अब फिर से ऊपर जा रहा है। अब एक दिन में 4-4 हजार मामले वहां पर आ रहे हैं दिल्ली में। आप वाकिफ हो गए मेरे ख्याल से। देखिए, मैं उसके टेक्निकल विशाल साहब टेक्निकल एक चीज आपको बताऊं कि हमारी आबादी के लिहाज से तमाम सूबों में, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूं, आप हैदराबाद में बैठे हुए हैं, वहां भी आप देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो हमारे कुछ अपने कर्तव्य होते हैं जनमानस के लिए, आप लोगों को हर तरीके से, मैं सूबे की सरकार जो है दिल्ली की, या सूबे की सरकार जो आपके हैदराबाद में है, या मरकजी जो हुकूमत है, वो तमाम तरीके के गाइडलाइंस लोगों को दे रही है। लेकिन आज भी आप इलाके वाइज अगर जाएंगे दिल्ली के अंदर, मैं देखता हूं ओखला में, मैं देखता हूं जामा मस्जिद में, कनॉट प्लेस में, मंदिर मार्ग पे, तमाम ऐसे इलाकों में जहां पे भीड़ डे बाय डे बढ़ रही है और लोग जो हैं वो नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर। यासिर जिलानी साहब, कलश यात्रा के बारे में आपने सुना है जो मध्य प्रदेश में निकाली गई थी? मानक मापदंड कलश यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली गई थी, आपको कुछ शायद अंदाजा हो, अगर जानकारी मिली हो तो उसके बारे में मीम अफजल साहब इसके बारे में बताएंगे। मीम अफजल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, यासिर जिलानी लगातार कह रहे हैं कि हुकूमत इस पर बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, और हर्षवर्धन साहब जो उन्होंने यकीन भी दिलाया है कि हम बहुत जल्द इसकी वैक्सीन भी ढूंढ लेंगे। लेकिन कांग्रेस यानी अपोजिशन को हजम क्यों नहीं होती है बात? किसी को और को हजम हो रही है तो बताइए, आपको हजम हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये बात हजम हो रही है कि सरकार ने इस पर रोक लगा ली है, इसको काबू में कर लिया है? दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली का मिसाल दी, अमित शाह जी खुद अस्पताल गए, उसके बाद हमने देखा कि काफी फर्क पड़ा, और केजरीवाल ने भी कुछ मेहनत की तो नजर आया था। उसके बाद फिर अब अचानक बढ़ गया। तो अब होम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? आजकल तो वो नजर नहीं आते, ना उनका नाम सुन रहे हैं, ना उनकी शक्ल देख रहे हैं, ना उनका कोई फोटो अखबारों में छप रहा है। तो होम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं आजकल? बताए ना सरकार। अगर उनकी तबीयत मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, तो दूसरे किसी आदमी को जिम्मेदारी बताए कि भाई वो जिम्मेदार है इसके लिए। मैं ये देखते हुए आता हूं आपके पास, इनको जरा बोलने दीजिए। बोलिए। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, सरकार की प्रायोरिटीज क्या है? क्या आप समझ रहे हैं करुणा सरकार की प्रायोरिटी है? नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी पता है क्या है? बिहार का इलेक्शन है। पर सरकार की प्रायोरिटी पता है क्या है? वो जो एक टेलीविजन चैनल पर एक नौजवान फिल्म स्टार की खुदकुशी है, आज 3 महीने से राग अलाप रहे, पूरे सारा मीडिया उसके ऊपर लगा हुआ है और लोग मर रहे हैं। अभी कल पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया कि आप जो है मजदूरों के लिए जो रास्ते में मर गए थे, आपने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद आपने मजीद बढ़ाया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 24 अप्रैल को कहा कि हम मजीद सख्ती करने वाले। उस सख्ती के ऐलान के फौरन बाद लोग सड़कों पर निकल आए और अपने अपने घरों पर जाने लगे। कई 1000 किलोमीटर लोगों ने पैदल यात्रा की, रास्ते में लोग मर गए। और हमने पूछा कि भाई जो लोग मरे हैं उनको आपने क्या मुआवजा दिया? तो पता लगता है कि सरकार जवाब दे रही है, और इस सरकार को शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि उसके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। यासिर जिलानी साहब, बहुत गंभीर प्रश्न, बहुत गंभीर सवाल उठ रहा है कि सरकार के पास मजदूरों के या फिर जो एक जगह से दूसरे रियासत, दूसरे शहरों में जाने वाले लोगों के मरने का डेटा ही नहीं है। तो कैसे समझा जाए कि सरकार बहुत संजीदा है? यह ऑपोजिशन का सवाल है। अरे मर रहा है गरीब आदमी, बड़े लोग मरे होते ना तो अभी सारा डेटा इकट्ठा हो जाता। और अगर डेटा ही नहीं है तो फिर मुआवजा किसे दिया जाए? जब डेटा ही नहीं तो मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। डॉक्टरों के मरने का डेटा नहीं है सरकार के पास। देखिए, कैन यू बिलीव इट? क्या ये हो सकता है? साहब देखिए, हम कोरोना के बहस के लिए सरकार की तारीफ करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेगा? मीम अफजल साहब आप सुन लीजिए,
सुन लीजिए आप। मैं जी, सुन जी। रहा था आपको। देखिए हम आज अभी की जो डिबेट है, विशाल साहब ने आज हमें बुलाया है कोरोना के ऊपर, कोरोना पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष कोरोना से मुताल्लिक़ सवाल कोरोना है। को इतना हल्के में लेके ये कह रहा है कि सरकार की प्रायोरिटी, सरकार के, तो सुनिए, सुन लीजिए, सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, तो जो लोग इस असाधारण कोरोना के इस समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना जो काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है इस कोरोना में, इस कोरोना काल में। उन्होंने अपने घर को घर नहीं समझा, अपने बच्चों को बच्चे ना समझ के वो दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के डॉक्टर्स मौजूद रह रहे हैं 24 घंटे हॉस्पिटल में, उनकी हालत बद से बदतर है। अगर उस पर विपक्ष सवाल उठाता है तो उठाने दीजिए सवाल, ये हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन मुझे यासिर जिलानी साहब, मैं चूंकि इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहा हूं, मुझे इस बात को क्लियर करने दीजिए कि मैंने सवाल इस पर नहीं उठाया है। मैं उनसे बताना चाहूंगा, सवाल पैरामेडिक्स जो स्टाफ है या जो डॉक्टर, उस पर सवाल नहीं उठाया गया है। सवाल सरकार की नीतियों की, सरकार के इकदाम पर उठाया गया है। मीर अफजल साहब, क्या जवाब आपका है? क्या आपने सवाल किस पर उठाया है आपका? मुझे बताइए कि अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को कोरोना के बारे में बयान बाकायदगी से देना चाहिए। अब ये जो कल बयान हर्षवर्धन जी ने दिया है, क्या ये इस काबिल है कि इस पर भरोसा किया जाए? आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमने इसके फैलाव पर काबू पा लिया है, और आप गोल्डन जुबली देख रहे हैं उसकी। मरीज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी भी तकरीबन 11 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त बेड पर हैं। इससे उनकी बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो कवर हुए हैं 11 लाख कोई कम क्वांटिटी नहीं होती। 88,000 कितने लोग जो हैं उसकी 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जी। 82,000 की डेथ हो चुकी है, और हम डाइवर्ट कर रहे हैं। हम तो सरकार पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार डाइवर्ट कर रही है इससे, और दूसरे मामलों में उलझा रही है पब्लिक को। अब आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना को किस तरह से काबू में किया जाए, ये उत्तर प्रदेश से सीखे, और योगी जी ने जो जबरदस्त काम किया है वो दूसरों को भी फॉलो करना चाहिए। आज वहां हालत क्या है? योगी जी क्या काम कर रहे हैं? कोरोना पर काबू पाने की बजाय वो मुगल इमारतों के नाम तब्दील करने में लगे हुए हैं। लगता है कि उनको एक वर्ग को खुश करने के लिए जो भी उल्टे सीधे काम करने हैं वो करेंगे, वो बाकी पब्लिक से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। यासिर जिलानी साहब, क्या नाम बदले जाने से कोरोना का काम तमाम हो जाएगा? क्या नाम बदले जाने से कोरोना का काम तमाम हो जाएगा? यासिर जिलानी, देखिए, मुझे यकीन मानिए कि मीम अफजल साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे लग रहा था कि आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, आज जो आपने टॉपिक दिया उस टॉपिक पे रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा राजनीति ही सियासी जमातों को इक़्तिदार तक पहुंचाती है, और इक़्तिदार में आने के बाद भी सियासत होती है, काम करना पड़ता है। ये राजनीति के बगैर इक़्तिदार कैसे मिला है? तो काम का सवाल होगा। डाइवर्ट आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। डाइवर्जन जो है वो सरकार कर रही है, और उससे जिस तरीके से आपने बच्चों को लेके, जिस तरीके से बच्चों के कंधे पे आपने राजनीति करी एनईटी और जेई के एग्जाम में, ये भी भारत ने देखा है। तो आप लोग पहले अपने गिरेबान में झांकिए एक बार, जब होगा तो करना क्या चाहिए भारत में। और हम सरकार को पहले आज हिंदुस्तान कोरोना के बारे में बताया था, डबल सुनामी है। एक तो लोग मरेंगे इससे, और दूसरे इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, और आपकी सरकार ने कान नहीं धरे। आपको ट्रंप को बुलाना था, मीम साहब उसकी खातिर करनी थी, आपने करुणा की कोई फिक्र नहीं की। सुन लीजिए, मैं आज भी आपका वही हाल है। आप डाइवर्जन दूसरी तरफ कर रहे हैं। मसला सारा ये है। अफजल साहब, नहीं अभी देखिए, जब देश के होम मिनिस्टर को देश के हेल्थ मिनिस्टर का जब बयान आता है, उस बयान को आप उससे मुतमईन नहीं हो रहे हैं, तो मैं कैसे आपको मुतमईन कर पाऊंगा? मैं तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं अगर कोई बात कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं सरकार के किए हुए उन कामों का मैं बैठ के बखान कर रहा हूं। मैं सरकार की वो सारी चीजें जो सरकार अपने जनमानस के लिए जमीन पे उतार रही है और लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वो भारत के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं रुकना होगा।
ठहरना होगा, आपको होम मिनिस्टर की बात को मानना होगा, आपको हेल्थ मिनिस्टर की बात को मानना होगा, आपको अगर वजीर आजम कोई बात कहते हैं, आपका हक है, आप विपक्ष में हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें बना के दिया है और जिस पार्लियामेंट को आपने भी रिप्रेजेंट किया है, उसमें आप लोग लॉ मेकर रहे हैं और आपका हक बनता है कि आप बात को रखिए। लेकिन सरकार की जो नीति है लोगों के लिए, उस पे तो सवाल मत करिए। जो कूटनीति, विदेश नीति जो आजकल चाइना में देखने को मिलती है कि बस अभी चाइना में नहीं जाना हमें, अभी हमें हिंदुस्तान में रहना है और ये बताना है अपने नाज़रीन को भी और आपको भी, हम सबको, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो उसका डेटा है, ये किसी और का डेटा नहीं है, वो सरकार का हिस्सा है। उसका डेटा है कि रोजाना 90,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उसका डेटा है कि पिछले 11 दिनों में 10 लाख मामले हो गए। विशाल साहब, मैं आपके माध्यम से न्यूज 18 उर्दू और विशाल साहब के जरिए मैं तमाम भारत के लोगों को, जो जनमानस हैं, जो व्यूअर्स हैं न्यूज 18 उर्दू के, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो गाइडलाइंस, जो नॉर्म्स दिए हैं, आप कोरोना को प्लीज अब भी हल्के में मत लीजिए। आपने मास्क पहनना है, आपने अपने हाथ को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है, क्योंकि जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है, और ये भारत का नहीं है, इस पैराडेमिक ने पूरे दुनिया को अपने जद में लिया हुआ है। चाहे वो देश सुपर पावर हो, जो सुपर पावर की बात करता हो, चाहे वो देश बिल्कुल नीचे पायदान पे खड़ा है। तमाम मुल्कों में न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे यहां कोरोना खत्म हो गया, लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज है, जो लेटेस्ट सिचुएशन है, न्यूजीलैंड में दोबारा दस्तखत हुई है। तो इस वबा को हमें मीम अफजल साहब, बेशक जो अवाम उन्नास है, जो आम अवाम है, उसे गाइडलाइन फॉलो करना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सरकारी नीतियों में कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है कहीं भी, किसी दुकान के बाहर? अब आप तो एक मिसाल दे चुके हैं। अभी मुहर्रम का महीना था, पूरे मुल्क के अंदर लोगों को रोका गया, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज पढ़ने से रोका गया और किसी ने कोई इतराज नहीं किया जी। लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी एक मिसाल दी थी और आपने सवाल भी पूछा था, कुछ लोगों को इस मुल्क में खुली छूट है, जो दिल चाहता है वो करते हैं और सरकार उनको मदद करती है, बजाय उनको गलत काम करने से रोकने के बजाय उनको मदद करती है। एक तबके पर उसकी नजर रहती है और उसके लिए कोई भी जरा सा रास्ता मिलता है। आपको याद होगा ना, इस देश में ये बात फैलाई गई थी और हमारा बहादुर मीडिया भी उसमें बहुत आगे था कि कोरोना वायरस के फैलने में सबसे बड़ा हाथ तबलीगी जमात का है। आज कोर्ट ने फैसला करके क्या सुनाया, एक पूरी कम्युनिटी को उसमें लपेट दिया गया और आज 50 लाख केसेस हो गए। आज कोई क्यों नहीं बोल रहा किसकी वजह से फैल रहा है ये? जिन जगहों से फैल रहा है, आज भी जहां पर बाकायदा भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। एक टीवी चैनल पर हम उसकी बहस नहीं देखते हैं। 3 महीने से आज सुशांत सिंह राजपूत, अरे एक आदमी जिसकी डेथ हो गई है, या साहब आप तो खुद आप हमारे साथ 4 बार जुड़ चुके हैं, लेकिन सुबह से शाम तक बैठ करके आप मीडिया ट्रायल करते हैं और सरकार को सपोर्ट करते हैं। आप पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर के चलते हैं। ये कैसे चलेगा भाई? आप कब तक करोगे ये? पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? एक दिन वो आएगा, पब्लिक मैदान में आएगी, निकल करके जब बाहर आएगी तब आपको एहसास होगा। यासिर जिलानी साहब, बहुत संजीदा ये सवाल है, आपको इसको कुछ जवाब देना चाहिए कि क्या कोरोना के लिए कोई खास कम्युनिटी ही जिम्मेदार है? क्या उसी के लिए तमाम पाबंदियां हैं? क्या उसी के लिए ये पाबंदी है कि वो नमाज को ना जाए या किसी और दूसरे धार्मिक कार्य में शामिल ना हो, दूसरे तीसरों के लिए नहीं है? ये सवाल है कांग्रेस का। मैं एक बात और कह दूं, मैं ये समझता हूं कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने मत जाइए 5 लोगों से ज्यादा, मैं 200% उसको सपोर्ट करता हूं जी। मैं सरकार के साथ हूं और यासिर जिलानी भी साथ हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ एक जगह पर आप अपनाते हैं और दूसरी जगह आप बस इसी का जवाब चाहिए यासिर जिलानी, इसका जवाब चाहिए। क्या ये तमाम कम्युनिटी के लिए नाफिजुल अमल नहीं होना चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कहीं से भी किसी भी कोर्ट से किसी तरह का कोई फैसला आ जाता है, उसके बाद किसी तरह की कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। और इस केस में 2 जगहों के 2 स्टेट के कोर्ट का फैसला आया हुआ है,
तो उस पे हम चर्चा मुझे लगता है कि अब चर्चा करना, किसी तरह किसी एक के ऊपर इल्जाम लगाना, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए, हमें जिद नहीं करना चाहिए। और मैं देखिए मीम अफजल साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एज ए तर्जुमान के रूप में दे रखी है, उसको मैं पूर्ण रूप से यासिर जिलानी साहब, मैं 30 सेकंड में सिर्फ 4 पॉइंट आपसे पूछूंगा कि क्या यहां से आगे किया जाए। 4 पॉइंट प्लीज, वक्त कम है, अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जी, क्या किया जाए? जी 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 देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है तमाम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष के जो और भी रीजनल दल हैं, कटाक्ष छोड़ के, उस पर सवाल छोड़ के, क्योंकि ये सेहत का मामला है और मुल्क का हर नागरिक जो है वो सब आपस में अपने आप में भाई भाई हैं, तो उन्हें कोशिश ये करना चाहिए इस वक्त, जिस वक्त रेशियो बहुत तेजी से फैल रहा है, कि वो गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फुलफिल करें, अपने घर में कोशिश करें कि रहें और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, मास्क लगाएं, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और कोशिश ये करें कि बिल्कुल जो इस वक्त एक नफरत का माहौल कुछ लोगों ने बना रखा है, उससे बचने की कोशिश करें। मीम अफजल साहब, 30 सेकंड, 4 पॉइंट चाहिए जो अगर बताना चाहें तो क्या करना चाहिए यहां से आगे, सिर्फ पॉइंट। मैं सबसे पहले उनके आखिरी पॉइंट का जवाब देना चाहता हूं। वक्त कम है, आप जो कीजिए। करता हूं वो ये जो कहते हैं कि जो नफरत फैलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं उससे बचें। ये पता नहीं किसको मशवरा दे रहे हैं, जिसको बचने के लिए कह रहे हैं। जी, जिनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है वो तो खामोश हैं बेचारे, वो तो बोल ही कुछ नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ देख रहे हैं और इस नफरत के प्रोपेगेंडे से, कोरोना से बचने के लिए क्या किया जाए, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक कोरोना का ताल्लुक है, सरकार को यह मान लेना चाहिए कि उससे गलती हुई है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अब उसको तारीख आएगी जब, तो फिर लिखा जाएगा उसको और बताया जाएगा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। हम बहुत बार दोहराते रहे हैं, ठीक है। हमने जब भी मशवरा किया, आगे करते हैं कि हम सवाल पूछना बंद कर दें। आपने पार्लियामेंट के अंदर सवाल करवाने बंद कर दिए। ये पहला सेशन हो रहा है हिंदुस्तान की तारीख में जिसमें सवालनामा खत्म कर दिया गया जी, और कहा गया कि आप 0 आवर में सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजूद पर साथ देने के लिए। लब्बुल-लबाब ये है कि चाहे वो हुकूमतें हो या मकामी इंतजामिया हो या फिर हम आप इंसान हो, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो उस गलती को हमें दूर करना है और कोरोना से मजबूती से लड़ना है। बहुत शुक्रिया, आदाब।